नमस्कार दोस्तों, विजन फिजिकल एजुकेशन की एक नई सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी की, यानी मानव शरीर की वृद्धि और विकास के बारे में। शारीरिक शिक्षा में मानव शरीर की वृद्धि एवं विकास का बहुत महत्व है। वृद्धि एवं विकास दोनों का संबंध जीवित तत्वों से है, इसलिए मानवीय वृद्धि और विकास के आधारभूत नियम और उसकी प्रकृति को पहचानना आवश्यक है। शिशु के गर्भधारण से ही वृद्धि एवं विकास प्रारंभ होता है। प्राणी में वृद्धि एवं विकास के चलते रहने से प्राणी में सक्रियता उत्पन्न होती है, जिससे उसका जीवन चलता रहता है। वृद्धि और विकास अलग अलग प्रत्यय हैं, इसलिए इनके अर्थ को अलग अलग समझना आवश्यक है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ, यानी वृद्धि के अर्थ के बारे में। वृद्धि से तात्पर्य शरीर व उसके अवयवों की वृद्धि से है। इन दोनों के आकार व परिणाम में परिवर्तन होता है। वृद्धि जनित परिवर्तनों को नापा और तौला जा सकता है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। गर्भधारण के बाद से ही गर्भस्थ शिशु में वृद्धि होने लगती है। शारीरिक वृद्धि शरीर के विभिन्न अंगों की आकृति एवं परिमाण में परिवर्तनों को उल्लेखित करती है, जो सामान्य तौर पर अलग अलग दर से बढ़ते हैं। इसलिए वृद्धि एक ठोस जैविक प्रक्रिया है, जिसमें अंग प्रत्यंग अपना आकार, परिमाण, ऊंचाई और वजन पाते हैं। कोशिकाएं, पेशियां, अस्थियां और शारीरिक ढांचा बढ़ते हैं। वृद्धि बालक में क्रियात्मक क्षमताओं के विकास का आधार बनाती है। चलिए अब हम बात करते हैं विकास के अर्थ के बारे में, यानी मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। विकास की परिभाषा क्रमिक परिवर्तनों की प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में दी जा सकती है। परिवर्तन दिशात्मक होते हैं, अर्थात एक दिशा की ओर होते हैं। एक नवजात शिशु बैठना, उठना, चलना आदि नहीं जानता है, परंतु जैसे जैसे उसका विकास होने लगता है वह ये सभी क्रियाएं सीख जाता है। तो चलिए अब हम विकास की कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। हरलॉक ने विकास की जो परिभाषा दी है, आइए सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं जन्म लेती हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता रहता है। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मानदंड है और इसका आरंभ शून्य से होता है। विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित तथा समानुगत प्रगतिशील है, जो परिपक्वता प्राप्ति में सहायक होता है। चलिए अब हम बात करते हैं विकास की कुछ विशेषताओं के बारे में। पहला, विकास के क्रम में परिवर्तन पाए जाते हैं। ये परिवर्तन बिना रुके चलते हैं। विकास में परिवर्तनों की गति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में सर्वाधिक होती है और परिपक्वता के बाद मंद पड़ जाती है। तीसरा है, विकास के फल स्वरूप ही व्यक्ति में अनेक विशेषताएं और क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। आइए अब हम वृद्धि और विकास में अंतर जानते हैं, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला, वृद्धि शब्द का अर्थ बड़े होने के साथ साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई तथा भार में परिवर्तन की वृद्धि से है। और विकास शब्द का अर्थ वृद्धि की तरह परिमाण संबंधी परिवर्तनों को व्यक्त न कर सभी परिवर्तनों जैसे बालक की कार्य क्षमता व उसके व्यवहार में प्रगति आदि से है। दूसरा, वृद्धि एक तरह से संपूर्ण विकास प्रक्रिया का एक चरण है और विकास यह वृद्धि में होने वाले सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है। तीसरा है, वृद्धि व्यक्ति के शरीर में होने वाले किसी भी अवयव या अंगों के परिवर्तनों को प्रकट करता है और विकास व्यक्ति में आने वाले संपूर्ण परिवर्तनों को इकट्ठे रूप में व्यक्त करता है। चौथा, बालक के परिपक्वता ग्रहण करने के साथ ही वृद्धि समाप्त हो जाती है और विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के साथ आजीवन चलती रहती है। और पांचवा, वृद्धि के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है तथा इन्हें मापा भी जा सकता है। विकास को प्रत्यक्ष रूप से मापना कठिन है। इसे केवल अप्रत्यक्ष तरीकों जैसे व्यवहार करते हुए बालक के निरीक्षण आदि से ही नापा जा सकता है। छठा,
वृद्धि के साथ साथ सदैव विकास का होना आवश्यक नहीं है, किंतु विकास वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में, यानी प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सिद्धांतों के बिना किसी भी वस्तु की नींव एक रेत पर बनाए महल के समान होती है, जिसका अंत कभी भी हो सकता है। यही कारण है कि प्रत्येक विषय में कुछ न कुछ सिद्धांत होते हैं, जिन्हें अपनाकर ही व्यक्ति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। आइए इन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। एक जाति के जीवों में विकास का एक क्रम पाया जाता है और विकास की गति का प्रतिमान भी एक समान ही रहता है। मानव जाति के विकास पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। गैसल ने भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा है कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। दूसरा, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्टता की ओर होता है। बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम सामान्य प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद वह विशिष्ट रूप धारण करती है। जैसे प्रारंभ में बालक किसी वस्तु को पकड़ने के लिए शरीर के सभी अंगों को प्रयोग में लाता है, परंतु बाद में वह उसी वस्तु को पकड़ने के लिए किसी विशिष्ट अंग का ही प्रयोग करता है। तीसरा, सतत विकास का सिद्धांत। मनुष्य के विकास का क्रम गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सतत रूप से चलता रहता है। हालांकि विकास की गति कभी तीव्र कभी मंद हो सकती है। बालक में गुणों का विकास यकायक नहीं होता। जैसे 6 माह की आयु पर शिशु के दांत निकलने पर अनुभव होता है कि ये दांत यकायक प्रकट हुए हैं, जबकि दांतों का विकास 5 माह की भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। चौथा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं। यह उसी अनुपात में विकसित होंगे जैसे सामान्यतः तीव्र बुद्धि वाले बालकों का सामाजिक व शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत मंद बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक व सामाजिक विकास भी मंद गति से होता है। पांचवा, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। शरीर के विभिन्न अंगों का विकास एक गति से नहीं होता, इनके विकास में भिन्नता पाई जाती है। छठा, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके अंतर्गत विकास सिर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है। बालक का सिर पहले विकसित होता है और सबसे बाद में पैर। यही बात अंगों के नियंत्रण पर भी लागू होती है। बालक के जन्म के कुछ समय बाद सर्वप्रथम सिर को उठाने का प्रयास करता है और 9 माह की आयु में सहारा लेकर बैठने लगता है, फिर खिसक के चलने और अंत में पैरों पर खड़ा होने लगता है। सातवां, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। बालकों के विकास के क्रम में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी अपना प्रभाव दिखाती हैं। इनके प्रभाव के कारण विकास की गति में अंतर आ जाता है। अतः यह आवश्यक नहीं कि सभी बालक एक निश्चित अवधि पर ही किसी विशिष्ट अवस्था में परिपक्वता प्राप्त कर लें। आठवां, भिन्नता का सिद्धांत। विकास का क्रम एक समान हो सकता है, किंतु विकास की गति एक समान नहीं होती है। विकास की गति शैशवावस्था व किशोरावस्था में तीव्र होती है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में मंद पड़ जाती है। इन सब बातों का निष्कर्ष यह निकलता है कि ये सभी सिद्धांत वृद्धि और विकास के मूल सिद्धांत हैं। व्यक्ति वह चाहे किसी भी स्थान, धर्म, राष्ट्र या व्यक्तित्व के क्यों न हो, उनमें विकास की दर इन सिद्धांतों के अनुसार ही संभव है। इन सिद्धांतों पर चलकर व्यक्ति अपने शरीर के अंगों, बुद्धि तथा अन्य बातों का विकास कर सकता है। ये वे सिद्धांत हैं जो व्यक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए मार्गदर्शन करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। पहला है वंशानुक्रम। H.A. पीटरसन के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो गुण प्राप्त करता है वही उसका वंशानुक्रम कहलाता है। प्राणी का रंग, रूप, आकृति, लंबाई, बुद्धि, तर्क तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। दूसरा, भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में वे सभी बाह्य शक्तियां और परिस्थितियां सम्मिलित हैं जो व्यक्ति के शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। जिस प्रकार गर्मी, सर्दी और वर्षा के बिना पौधे पनप नहीं पाते, उसी प्रकार उपयुक्त हवा, पानी व रोशनी के बिना शिशु का विकास सामान्य ढंग से नहीं हो पाता। तीसरा, आहार। बालक का शारीरिक विकास बालक के आहार से प्रभावित होता है। जब बालक गर्भ में होता है उस समय माँ का भोजन बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। बच्चों की पाचन शक्ति तेज होती है, इसलिए उन्हें दिन भर में कई बार थोड़ा थोड़ा करके पौष्टिक भोजन देना चाहिए।
उनके आहार में उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज लवण और पानी शामिल होने चाहिए। चौथा, रोग। शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। विशेषकर लंबे समय तक रहने वाली बीमारियां शारीरिक विकास को अत्यधिक प्रभावित कर जाती हैं। पांचवा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन बालक के शारीरिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए हड्डियों का विकास पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले स्राव से संबंधित है। छठा है बुद्धि। बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। उठना, बैठना, चलना, दौड़ना आदि सभी बुद्धि से संबंधित है। सातवां है लिंग। जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा लंबे होते हैं। उसके बाद 10 से 11 साल तक लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है या समान भी होता है। इस उम्र तक उनकी शारीरिक बनावट एक जैसी होती है। तत्पश्चात उनके शारीरिक बनावट और शारीरिक क्रियाओं में अंतर प्रारंभ हो जाता है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बालकों के शारीरिक विकास पर यौन बनावट का प्रभाव भी पड़ता है। आठवां है विटामिन। दांतों के विकास के लिए कैल्शियम के साथ विटामिन सी की आवश्यकता भी होती है। हड्डियों और दांतों के विकास के लिए विटामिन डी की आवश्यकता भी होती है। इसी प्रकार के अन्य विटामिन के कार्यों का उल्लेख शारीरिक विकास के संदर्भ में किया जा सकता है। नौवां है पारिवारिक प्रभाव। हरलॉक के अनुसार प्रत्येक आयु पर वातावरण का प्रभाव लंबाई की अपेक्षा वजन पर अधिक पड़ता है। यहाँ वातावरण के प्रभाव का तात्पर्य मनोवैज्ञानिक वातावरण से है। विशेष रूप से पारिवारिक वातावरण से संबंधित कारकों की अंतःक्रियाएं बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। 10वां है शारीरिक दोष। किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष हो, उसका प्रभाव बालक के मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास पर पड़ता ही है। शरीर के विकास को अवरुद्ध करने से नेत्र, हृदय, हार्मोन, वाणी दोष, विकलांगता आदि शारीरिक दोषों का प्रभाव विकास पर पड़ता है। 11वां है दुर्घटनाएं। बचपन में हुई दुर्घटनाएं भी शरीर की अभिवृद्धि को प्रभावित करती हैं। इनसे कई बार स्थायी और अस्थायी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। फलस्वरूप बच्चे का विकास प्रभावित होता है।